सुमन, पूनम और नीतू तीनों ही नई बहुएं थी। तीनों की साथ में ही शादी हुई थी और तीनों एक साथ ससुराल आई थी। और तीनों को समझाते हुए उनकी सास अनीता बोलती है, मैं तुम तीनों को पहले ही समझा रही हूँ, तुम तीनों अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना। ये मेरा घर है और इस घर में बस मेरी ही चलती है, इसलिए तुम तीनों ये मत समझना कि तुम तीन हो तो अपनी सास को दबा दोगी। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको कैसे दबा सकते हैं? आप हमारी सास हो और हम आपकी बहू हैं। आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे ना। आप ऐसी बात अपने मुंह पर ला भी कैसे सकती हो? अगर आपको फिर कभी लगता है कि आपकी ऐसी बहू है कि आपकी एक नहीं चल सकती, तो आप गलत सोच रही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों बहनें हैं और अब यहाँ पर बहुएं हैं, इसलिए हम आपकी बहू की तरह ही रहेंगे। हाँ माँ जी, सुमन दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो आपका ख्याल ही रखेंगे और इस घर का भी। हम आपको सास नहीं माँ मानेंगे, क्योंकि अगर रिश्ता जुड़ा है तो दिल से जुड़ा है, ताकि आगे जाकर कोई हमारे बीच में ना दरार आए ना चिंता हो। हम तो अभी से ही आपकी जी हजूरी में लग जाएंगे, क्योंकि हम यही मानते हैं कि हमारे होते हुए आपको एक गिलास भी इधर से उधर ना करना पड़े, क्योंकि हम ही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए और ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अच्छा है अभी से दबा के रखा है, वरना आगे चल के तो ये तीनों मुझे ही दबाने लगती। वैसे भी तीनों बहुएं हैं और पहले तो बहनें हैं ना, तो ये एक दूसरे का साथ तो देंगी ही। पर मैं भी उनकी सास हूँ, इनकी खटिया ना खड़ी कर दी ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं है। अनीता अपनी बहू को उनका कमरा दिखा देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अनीता की तीनों बहुएं आपस में घुल मिलकर और प्यार से रहा करती थी, और रहे भी क्यों ना, वो पहले ही बहनें जो थी। लेकिन यही बात अनीता को खटकती थी, क्योंकि घर में बहुएं हो और नोक-झोंक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बिना नोक-झोंक के अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए अनीता नीतू के पास जाती है और बोलती है, अरे नीतू बहू, तू यहाँ अकेले सारा काम कर रही है, पर वहाँ तेरी दोनों बहनें मतलब तेरी देवरानी जेठानी कहाँ है? उन्हें घर का काम नहीं दिख रहा है क्या? वैसे मैं देखती हूँ तुम तीनों बहनें हो, लेकिन एक चीज तो है, वो दोनों बहनें ना तुम्हारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। हाँ छोटी हो ना इसलिए, पर एक चीज याद रखो, यहाँ पे तुम दूसरे नंबर की बहू हो, फिर भी तुमसे ये सारा काम करवाते हैं। देखो तुम तीनों बहू तो हो ही मेरी, पर बहनें भी हो, इसलिए मैं तुम लोग के बीच में कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे ना तेरे लिए बुरा लगता है। माँ जी, मुझे कितनी बार बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मेरी बड़ी बहन है। अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो वो दोनों मुझ पे गुस्सा हो जाएंगी, मुझ पे चिल्लाने लगेंगी, और बिना बात के घर में कलेश हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। देख, मेरे बोलने का मन तो नहीं है, लेकिन बोले बिना मैं रह नहीं पाई। अगर तू ऐसे ही घर का सारा काम करती रही ना, तो तुझे जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। पहली बात तो तू उन दोनों से छोटी है, और दूसरी बात तू शुरू से ही घर का सारा काम करती आ रही है और तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अगर तुझे काम करना अच्छा लगता है तो कर, लेकिन सारा काम करेगी तो तुझे ही आगे चल के दिक्कत होगी। तू कब आराम करेगी? बाकी तेरी जैसी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। अनीता अपनी बहू नीतू के कान भरकर वहाँ से चली जाती है और 2 दिन बाद ही वह अपनी दूसरी बहू पूनम के पास जाती है और पूनम तैयार हो रही होती है, जिसे देख अनीता बोलती है, अरे पूनम, तू इतनी प्यारी लग रही है, फिर भी तेरी बहनें तेरा मजाक बना रही हैं। क्या मेरा मजाक बना रही थी? लेकिन क्यों माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहती हो। अरे बहू कुछ नहीं, मैं भी आ ही रही थी तो तेरी दोनों बहनें बोल रही थी कि तू कितनी बदसूरत लग रही है, तेरे ऊपर कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने सुना भी दिया, लेकिन वो कहने लगी कि वो है ही ऐसी, तो हम क्या ही करें। तो बताओ, ऐसा किसी को कहने की बात होती है, वो भी अपनी बहन को? अरे ऐसी बात तो कोई अपनी देवरानी के लिए नहीं बोलता है। तुझे तो आदत हो गई होगी इन सब की। नहीं माँ जी, ना ही मुझे आदत है और ना ही आज से पहले मैंने कभी उन लोगों के मुंह से ऐसा कुछ सुना है। मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं अभी जाकर उन दोनों को सुनाती हूँ। अरे वो दोनों मेरी बहनें हैं, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने तो आज तक उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, फिर वो दोनों कैसे बोल रही हैं? और उनसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं, और ये मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बोलता है। अरे बहू रहने दे, उनको कुछ मत बोल। अगर तू कुछ बोलेगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं तुझे ज्यादा मानती हूँ, इसलिए तुझसे उन दोनों की चुगली कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश हो, इसलिए रहने दे। बाकी तो समझदार है।
कि उनको दूसरी तरह से कैसे संभाल सकती है तू, ठीक है? अनीता अपनी दूसरी बहू पूनम के भी कान भरकर वहाँ से चली जाती है और अब पूनम भी अपनी बाकी की बहनों से नहीं बोलती है। दिन निकलने लगते हैं और अनीता खुद ही अपने हाथों से अपने घर में फूट डालने का काम करती है और कलेश भी करवाती है। कई दिनों बाद अनीता की सबसे बड़ी बहू सुमन, जो बाजार से काफी ज्यादा भारी थैला उठाकर घर आती है, जिसे देखकर अनीता तुरंत थैला उठाने में उसकी मदद करते हुए और उसे पानी देते हुए बोलती है। अरे बहू, तू अकेले ही बाजार क्यों गई? वो भी इतना भारी थैला उठाकर लेकर आ रही है। बाकी की दोनों बहुएं कहाँ हैं? उन्हें नहीं बोला क्या तूने? एक तो बेचारी इतनी दूर अकेले गई है, वहाँ से सामान लेकर आई है। तू पागल तो नहीं हो गई है? बहू, तुझे इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? तू थक गई होगी, ऊपर से इतनी गर्मी है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, इतना भी भारी थैला नहीं है जितना आप बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू और पूनम की थोड़ी तबीयत खराब है। नीतू के पेट में दर्द और पूनम के सर में दर्द है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ये सब तो मैं खुद ही अकेले जब कर सकती हूँ, तो उन्हें क्यों ही परेशान करूँ। बहू, सच में तू बहुत भोली है। तुझे तेरी बहनों ने बोला और तूने मान लिया कि उनकी तबीयत खराब है। तू जैसे ही बाजार सब्जी लेने गई ना, तो वो दोनों अपने अपने कमरे में जाके ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया और फिर खाने लगी। उनकी तबीयत खराब थोड़ी है। ये सबसे छोटी वाली बहन नीतू, वो तो अपने कमरे में रील बना रही थी। देख बहू, मैं तुम तीनों के बारे में जरा भी गलत नहीं सोचती हूँ, पर इतना भारी थैला तू अकेले उठा के लाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। सच में माँ जी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं सारा काम करती हूँ, एक चू नहीं करती हूँ। अरे इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, हर काम के लिए इतने नखरे दिखाती है, जैसे ये सिर्फ मेरा ही घर हो, मेरा ही ससुराल हो। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब देखकर मुझे बुरा लगता है, पर आप तो समझती हो ना। अनीता बेहद खुश थी क्योंकि अब उसकी तीनों हंसती खेलती बहुओं के बीच में फूट जो पड़ गई थी। अब तीनों बहुएं एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अनीता की चालाकी काम आ गई थी। अब घर में हर कोई अनीता से ही पूछकर सारे काम किया करता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन घर में कलेश बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सब पर चिल्लाते हुए बोलती है। तुम दोनों अब बस भी करो, उधर भारी सब्जी का थैला उठाकर लाई हूँ। तुम दोनों की तबीयत खराब थी और तुम दोनों यहाँ पर रील बनाते हुए और बाहर से खाना ऑर्डर करवा के मंगवाया। ये तब याद नहीं आया जब सारा घर का काम मुझे अकेले करना पड़ रहा था। अच्छा जी, और जब तुम दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे कि मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, मेरे ऊपर कोई कपड़े अच्छे नहीं लगते, तब तुम दोनों नहीं सोचती कि बहन को कैसा लगेगा। बातों ही बातों में अनीता की सारी चालाकी सामने आ जाती है, जिसके बाद अनीता खुद ही अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से फिर कभी वो ऐसी चालाकियां नहीं करेगी। भारती सुबह सुबह पूरा घर साफ कर रही होती है और सुबह ही उसकी पड़ोसन विमला वहाँ आ जाती है और भारती को काम करते हुए देखकर बोलती है, कोई नई नौकरानी रख लिया क्या भारती तूने? तुझे कहाँ से मैं नौकरानी दिख रही हूँ? अपनी आंखें ठीक करवा ले, वरना मोहल्ले में सब लोग तुझे अंधी अंधी कहेंगे। अरे रे, ये तो भारती तू ही है, लेकिन कल ही तो तेरे बेटे की शादी हुई थी ना, और जहाँ तक मैंने सुना था कि बहू के आने के बाद सास की ऐश हो जाती है, वो कोई काम नहीं करती, लेकिन यहाँ तो। हाँ, यहाँ तो सास ही काम कर रही है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि बहू आ जाए तो हमें काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कौन मना कर रहा है तुझे कुछ भी करने से? लेकिन कुछ काम तो अपनी बहू को भी बोल। और है कहाँ वो महारानी? यहाँ सास काम कर रही है, ये सब क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा? अरे मेरी बहू तो सो रही है। मोए मोए, भारती का तो मोए मोए हो गया। पहली रसोई बहू की होती है, लेकिन तेरे हालत देखकर ये सब लग रहा है यहाँ पहली रसोई सास की ही होने वाली है। रहने दे, तू मुझे भड़का मत। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को दबा कर रखूं। उसे कुछ भी करना हो तो वो मुझसे बिना पूछे कर सकती है। अरे मैं तो ऐसी सास हूँ, बहू भी कहे सास हो तो मेरी जैसी। भारती अपनी बहू की हर बात में साथ देती थी। नई बहू होने के बाद भी कभी भारती की बहू मधु को ऐसा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन मधु अपने कमरे में उदास बैठी थी। अपनी बहू को ऐसे उदास देखकर तुरंत वहाँ भारती आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, उदास सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? माँ जी, आज ना मेरी दोस्त का बर्थडे है
तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन रोहित ने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती। क्या रोहित ने तुझे बाहर जाने से मना कर दिया? जी माँ जी, लेकिन मेरा बहुत मन था अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का। तू बहू चिंता मत कर। अरे उसकी सुनता ही कौन है, मैं उसकी माँ हूँ। तू आराम से जा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, उससे मैं बात कर लूंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा माँ जी, ये ड्रेस बताओ, ये ड्रेस कैसी रहेगी जन्मदिन में पहनने के लिए? बहू ये तो काफी छोटी लग रही है। जी माँ जी, छोटी तो है, लेकिन मैं शादी से पहले ऐसे ही कपड़े पहनती थी। हाँ तो शादी के बाद कुछ बदला थोड़ी है, तुझे जो मन करे तो वो पहन। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भारती अपनी बहू को बर्थडे पार्टी में जाने से बिल्कुल नहीं रोकती और मधु वो ड्रेस पहनकर ही पार्टी में जाती है। शाम को जब मधु घर आती है तो वहाँ रोहित आ चुका था। मधु को उस ड्रेस में देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, मधु ये क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ड्रेस मत पहनना, तुमने फिर भी यही पहन ली। हाँ तो क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने माँ जी से पूछ कर ही तो पहनी है ना। रोहित तभी अपनी माँ को तुरंत बुलाता है। माँ, ये ड्रेस पहनने के लिए आपने मधु को कहा है क्या? ओ नहीं तो क्या, देख तो कितनी प्यारी ड्रेस है, ऐसा लग रहा है कि बहू के लिए ही बनी है ये तो। और ये सब छोड़, तू ये बता तूने बहू को पार्टी में जाने से मना क्यों किया? तू बहू को रोक टोक करेगा? अच्छा, तो मधु ने आपको ये बताया कि मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए मना किया था? ओ नहीं तो क्या, तूने बहू को क्यों मना किया पार्टी में जाने से? माँ, इसे मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि ये जो ड्रेस पहन के जा रही थी, इनमें से कोई भी ड्रेस पहनने लायक नहीं है। अब मधु की शादी हो चुकी है, अब वो कुंवारी नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन के जाएगी। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि आप कितनी सुंदर हो। माँ के लाडले बच्चे, अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर तूने बहू को कुछ भी कहा, ये कहीं भी जाने से मना किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना आपने अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है, मैं तो क्या कोई कुछ नहीं बोल सकता। भारती अपनी बहू की सही गलत हर बात में पूरा साथ देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु अपने ससुर मोहन के साथ बैठी होती है कि तभी मधु के ससुर कहते हैं, अरे बहू, आज मेरे चाय पकौड़े खाने का बहुत मन है, जरा जल्दी से बना दे तो अच्छा होगा। ससुर जी, फिर कभी बना दूंगी ना, अभी मेरा मन नहीं है। बहू, मन तो अभी हो रहा है मेरा खाने का, बाद में क्या करूँगा। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, जल्दी से बना दे। बड़े दिनों बाद कुछ कहा है मैंने बनाने को। अपनी ससुर की बात सुनकर मधु तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ससुर जी को देख लीजिए ना, मेरा मन नहीं है और वो फिर भी मुझे पकोड़े बनाने की कह रहे हैं। क्या उन्होंने तुझे कहा पकोड़े बनाने को? तू चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उन्हें। भारती तुरंत मधु को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और बोलती है, क्यों जी, कुछ ज्यादा ही नहीं आपका हो रहा है चाय पकोड़े खाने का मन? अरे भाई, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने, बस चाय पकौड़े ही तो मांगे थे। अब क्या आदमी अपने घर में कुछ खाने को भी नहीं मांग सकता? बात तो सही कह रहे हो आप। बहू, इसमें तुझे समझना चाहिए ना। माँ जी, मैं क्या? बहू, रोज तो तू ही सब कुछ करती है, आज ये घर पर भी है, इनका चाय पकोड़े खाने का भी मन है, तो खिला देते हैं ना इन्हें चाय पकोड़े। चल बहू, अब तो तेरी सास ने भी हरी झंडी दिखा दी है, अब मिल जाए तो मजा आ जाएगा चाय पकौड़ों का। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बहू और मैं रोज रोज घर का सारे काम करते हैं, तो हमें भी तो चाय पकोड़े खाने को नहीं मिलते हैं। तो आज एक काम करते हैं, आप ही बना दीजिए सबके लिए चाय पकोड़े। मैं कैसे बना सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हो, आपने तो हमारे मुंह से पानी ला दिया, अब तो हमारा भी मन हो रहा है चाय पकोड़े खाने का। चलो अब जाओ, बना के लाओ चाय पकोड़े, आज सब बैठ के खाएंगे। मधु अब अपनी सास का फायदा उठाने लग गई थी। हर काम में अपनी सास को बीच में ले आती है और फिर भारती अपनी बहू के आगे किसी और की कोई बात सुनती ही नहीं थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। भारती मधु के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा मेरे साथ दवाई लेने चल। आज ना तो घर में तेरे ससुर जी हैं और ना ही रोहित घर पे है। आज तू ही चल ले मेरे साथ दवाई लेने, क्योंकि दवाई मेरी खत्म हो गई है। माँ जी, मैं नहीं जा रही, आज मेरी दोस्त घर आने वाली है, उसे थोड़ी शॉपिंग करनी है तो मैं उसके साथ जाऊंगी। बहू, शॉपिंग तो बाद में भी हो जाएगी ना, अभी मेरी दवाई ज्यादा जरूरी है, इसलिए चल ले। माँ जी, आप आस पड़ोस में से किसी को देख लो जो आपके साथ चले जाए, मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और भी बहुत काम है। मधु अब अपनी सास के ही सर पर चढ़ गई थी। अपनी सास की एक भी बात नहीं मानती थी, हर बात को काट देती थी और ये सब भारती भी नोटिस करने लगी थी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठे होते हैं और तभी वहाँ विमला और भारती आती है और भारती ने उस दिन सूट पहना था। मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैंने शादी के बाद पहली बार ये सूट पहना है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों भाई साहब,
आज भारती को देखकर आपको अपने पुराने दिन याद नहीं आए क्या? मतलब माँ जी अपने पुराने दिनों में भी ऐसी ही लगती थी। बहू ये तेरी सास है, थोड़ी तो इज्जत रख अपनी सास की। अपनी सास के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? मैंने गलत क्या बोला पापा जी? माँ जी अब भी ऐसी ही ढोलक है और विमला आंटी कह रही थी कि जवानी में भी ऐसी ही थी, तो मुझे अचानक से माँ जी की जवानी वाली इमेज आ गई। मधु अपनी सास का काफी मजाक बनाती है और वहाँ से हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भाई मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब समझ आया कि बहू को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो सर पर चढ़कर तांडव ही करने लग जाए। क्या हुआ माँ? आपकी बहू ने आपको दुख दे दिया? अरे हमेशा मैं कहता था माँ इसे सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन आप नहीं। मेरी बहू जो कहेगी वही होगा, मेरी बहू ये नहीं करेगी, मेरी बहू वो नहीं करेगी। अब लो माँ, आपकी बहू कुछ नहीं करेगी, जो करोगी आप करोगी। माँ अभी भी समय है, रोक सकती हो तो रोक लो, वरना बाद में पछताती रह जाओगी। जिसके बाद वो अपनी बहू का इतना साइड लेना ही छोड़ देती है। गरिमा बचपन से ही देवराज के घर में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी देवराज के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देवराज की पत्नी और गरिमा की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देवराज के साथ ही गरिमा उसके घर में रहती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। देवराज का बेटा पुनीत अपनी पत्नी राशि के साथ जयपुर रहा करता था और अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपने पिता को हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर कहता है, पिताजी आप तो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मुझे तो लगा आप हॉस्पिटल में होंगे। बेटा तू यही चाहता था कि मैं तुझे हॉस्पिटल में नजर आऊं? नहीं पिताजी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो गया था, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया। हाँ ससुर जी, वरना हम क्यों चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में रहें? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की क्या जरूरत है? यही रहो मेरे साथ। अपने इतने बड़े घर में किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है? आखिर कमी क्या है? हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें ताकि मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लें। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम लोग शुरू से वहीं रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दिल वहीं लगता है। लेकिन देखिए ना, आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं ना मिलने। हाँ पिताजी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो है ही जोरू का गुलाम, तुझे तो अपनी बीवी की सारी बातें सही लगेंगी ना। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस कर बेटा, बस कर, मुझे ज्यादा मत समझा। अब आ ही गया है तो कुछ दिन रुक जा, लेकिन इस बार तो मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू कैसे आ गया? देवराज अपने बेटे बहू से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से उसकी नौकरानी की बेटी गरिमा वहाँ आकर कहती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब को हम ही फोन करके बुलाए थे। वो कल आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको खुश रखने की जरूरत है। तो हमें लगा आप सबसे ज्यादा खुश तो छोटे मालिक को देखकर ही होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही फोन करके इन्हें बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा दिल किया इसलिए तुमने फोन करके बुला लिया हमें बिना किसी को पूछे। एक नौकरानी हो, नौकरानी ही बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। बहू, गरिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने होने के बावजूद जो तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते वो ये बच्ची समझती है, इसलिए उसने तुम्हें फोन किया। पिताजी, आप इस नौकरानी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। आज ये हमारे पर्सनल फैसले खुद ले रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। छोटे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। जो मेरे अपने हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, वो तू एक पराई होकर सोचती है। देवराज की बात सुन के उसके बेटे बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज गरिमा किचन में खाना बना रही थी, तभी राशि वहाँ आकर कहती है, तुम ये क्या बीमारों वाला खाना बना रही हो? मुझे ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की आदत है और लगता है तुमने ससुर जी को यही बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मेम साहब, बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो इतना मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे,
और उनकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो मेरी सासू माँ के पास पहुँच जाए, जिसके बाद ये सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मुझे और मेरे पति को मिल जाए। वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम देखना, एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मीम सब ये क्या कर रही हैं? मालिक के लिए मिर्च मसाले वाला खाना जहर है, लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी नहीं। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और जैसे ही देवराज खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है, जोर जोर से खांसने लगता है। तभी गरिमा जल्दी से उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, गरिमा बेटी, इतनी सारी मिर्ची, आज तक मेरे खाने में तो कभी मिर्ची नहीं होती थी। तुझे पता है ना, मिर्च मसाले मेरे लिए जानलेवा है। फिर भी नहीं बड़े मालिक, ये खाना मैंने नहीं, मालकिन ने बनाया है। और मैंने उनको कहा भी था कि बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाला नुकसान करता है, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। हे भगवान, ये गरीब काम वाली कितना झूठ बोलती है। आपको लगता है पुनीत कि मैं ससुर जी को वो खाना दूंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए? राशि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही। इसने ही नहीं बताया होगा ताकि पिताजी की नजर में इसके नंबर बन जाए कि इसके सिवा कोई और पिताजी का ख्याल रख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बड़े मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। देवराज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गरिमा उसके लिए सादी मूंग दाल की खिचड़ी और उसकी दवा लेकर उसके कमरे में आती है और बोलती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? अब तुझे कैसे बताऊं बेटी, मेरी खुद की औलाद होकर वो मेरे मरने की राह देख रहे हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत उन्हें मिल जाए। और पराई होकर तू मेरा ख्याल रखकर मेरा जीवन बढ़ा रही है तो चिढ़ेंगे ही ना। बताइए ना बड़े मालिक। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तू अपना मन छोटा मत कर। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू जाके अपना काम कर। देवराज के कहने पर गरिमा वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन देवराज अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से गुजर रहा था और वो उनकी बातें सुनता है। यार, मेरे काम का नुकसान हो रहा है और एक ये पिताजी हैं जो बिन बात के लिए अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते रहते हैं हमें बुलाने के लिए, और इनको कुछ होता तो है नहीं। होगा भी कैसे? तुम्हारी वो गरीब काम वाली है ना, उनकी देखभाल करने के लिए। वो उनको कुछ नहीं होने देगी। वो तो ऐसे हुक्म चलाती है इस घर पर और ससुर जी पर जैसे ये घर उसी का हो। ये तुमने सही कहा, पिताजी उसकी बहुत सुनते हैं। भगवान जाने क्या जादू किया उसने पिताजी पर। पिताजी के मरने के बाद ना एक बार सब कुछ मेरा हो जाए तो बस सबसे पहले इस गरीब काम वाले को निकालूंगा। अपने बेटे बहू की सारी बातें सुनने के बाद देवराज को बहुत दुख होता है और उससे अपने खुद के बच्चों की ऐसी सोच और बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सोचने लगता है, जो लोग पैसे के लिए अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिन गिन रहे हैं, एक गरीब काम वाली को वो लोग क्या मानेंगे। लेकिन मेरी वही बेटी है, उसने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा सब कुछ उसका ही होगा। देवराज इतना सोचकर अपने खानदानी वकील को कॉल करके सारी बात बताता है और अपना सब कुछ गरीब काम वाली गरिमा के नाम कर देता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन देवराज अपने बहू बेटों की बातों को दिल से नहीं निकाल पाता और सदमे में मर जाता है। अगले दिन सुबह देवराज के कमरे से नीचे ना आने पर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसे जमीन पर बेहोश देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि देवराज मर चुका है, जिसे सुनते ही गरिमा जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गरिमा देवराज की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी पुनीत और राशि वहाँ आकर कहते हैं, अरे बस भी करो, कितना नाटक करोगी? इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पिताजी थे, तुम्हारे नहीं, और अब वो भी नहीं रहे तो तुम्हारा भी इस घर में कोई काम नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाओ, लेकिन अब हमें गरीब काम वाले की जरूरत नहीं है। राशि इतना कहकर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। तभी उनका खानदानी वकील वहाँ आता है और पुनीत को उसके पिता की वसीयत के बारे में बताता है
जिसके मुताबिक उसके पिता देवराज ने अपना सब कुछ अपनी गरीब काम वाली के नाम कर दिया था, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनकी गरीब काम वाली माला माल हो जाती है।